क्या आप भी हर किसी को हाँ कहने की आदत से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिना किसी अपराध बोध के सम्मानपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ नसखाजी कह सकें? तो ये किताब आपकी मदद करेगी। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि बिना झिझक और तनाव के साथ किसी को न कैसे कहे, कैसे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्राथमिकताओं को बनाए रखें और कैसे दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे बिना खुशहाल जीवन जी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं नकारात्मक कहने की सही कला। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, लोगों को खुश करने की आदत। महात्मा गांधी ने कहा था, अपने भीतर से निकला हुआ नहीं उस हां से बेहतर है जो किसी को लुभाने या चीजों को खराब करने या मुसीबत को दूर करने के लिए होता है। ग्रेग मैक्यून कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को महत्व नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि सफल एवं बहुत सफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज को नहीं कहते हैं। लोगों को खुश करने की आदत अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में सोचें, जिसके बारे में आप समझते हैं कि वह लोगों को खुश करने में ही लगा रहता है। वह व्यक्ति आपकी जान पहचान में सारे अच्छे लोगों में एक होगा। वह हमेशा किसी की भी सहायता करने के लिए तैयार होगा। जब भी कोई जरूरत होगी तब आप मदद के लिए उसे याद कर सकते हैं। वह व्यक्ति बहुत खुशी के साथ अपनी निजी जरूरतों का ध्यान रखे बिना आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार होगा। क्या आपको निजी रूप से उसका यह व्यवहार बुरा सा प्रतीत नहीं होता? क्या आप स्वयं इसके पहलुओं पर ध्यान देते हैं? जैसे जब कोई आपसे मदद मांगने जाता है तो क्या आप अपना कोई काम धाम किनारे छोड़कर तुरंत मदद के लिए हां कह देते हैं? अब उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है कि आप लगातार खुद को नाखुश, तनावपूर्ण एवं थका हुआ महसूस करते हैं और दूसरों की प्राथमिकताओं को अपने सिर पर रखते हैं। अगर ऐसा है तो यह पुस्तक आपके लिए ही है। लोगों को कहना एक ऐसी महत्वपूर्ण कला है जो आप अपने आप विकसित कर सकते हैं। यह आपको अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आपका व्यक्तिगत एवं पेशेवर तरीका जो भी हो, उससे मुक्त करता है। एक हद तक यह आपकी उत्पादकता एवं आपके रिश्तों को भी सुधारता है। इसके साथ ही यह आप में आत्मविश्वास तथा शांति देता है, जिससे आप उस समय अपने आप को ठीक रख सके। नहीं कहने की कला आपको स्वतंत्रता देती है, पर यह कला विकसित करना बहुत ही मुश्किल भरा है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए वर्षों के अभ्यास के विपरीत इसे पूर्ववत करने की आवश्यकता होती है। हम में से कुछ के लिए नहीं, बोलना सीखना हमारे अभिभावकों, शिक्षकों, बॉस, सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिवाद करने जैसा है, पर इसका अभ्यास करने लायक है। एक बार जब आप में पूरे विश्वास एवं सहजता के साथ न बोलने की कला आ जाती है और फिर आप पूरी नियमितता के साथ यह करते हैं, फिर आप यह नोटिस करने लगेंगे कि कैसे अन्य लोग आपको समझने लगते हैं। उन सब के बीच आपके लिए बहुत इज्जत आ जाती है। आपके समय के लिए उनके मन में बहुत इज्जत आ जाती है। फिर वे आपको एक फॉलोअर के बदले एक नेता के रूप में देखने लगते हैं। फिर यही तो असली बात है। आप और जानना चाहते हैं, क्या आप हमेशा लोगों को खुश करने की अपनी चाहत को खत्म करना चाहते हैं? अब मैं अपने निजी अनुभव से आपको नाकारा लोगों को खुश करने के अनुभव बताऊंगा। पहले मैं लोगों को खुश करने में ही लगा रहता था। मैं लोगों को खुश करने से बाहर निकल रहा हूं। अगर आपने मुझे हाई स्कूल या कॉलेज के दिनों में देखा होता तो आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा ही मदद के लिए तैयार रहता था। सिर्फ आपको मुझसे पूछना ही था। मैं अपनी सारी जरूरतों को किनारे रख आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता। हां कहने की मेरी यह आदत मेरी परिस्थितियों और कई कारणों के कारण बनी। हम उसे भाग दो नहीं कहने के कारणों से संघर्ष में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहना काफी है कि मैं सर्वोत्कृष्ट तरह से लोगों को खुश कर सकता हूं, पर मेरी हालत बहुत खराब थी। हर बार जब भी मैं किसी को हां बोलता था तो ऐसा लगता था कि मैं कुछ सही कर रहा हूं। मैं दूसरे व्यक्ति को खुश कर रहा था। अतः ऐसा निर्णय कैसे पछतावा करने योग्य हो सकता है? दूसरों को हमेशा हां कहने वाली आवाज असल में खुद को नन कह रही थी।
अपने खुद के लिए खर्च करने वाला समय अब मेरे लिए मौजूद ही नहीं था। जो पैसा दिया गया था वह अब मेरी जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करने के लिए मौजूद नहीं होगा। यह बात पक्की है कि मैंने दूसरों को अपना समय व पैसा इस्तेमाल करने दिया और इसके साथ ही मैंने उनके शौकों के लिए अपनी मेहनत लगाई, जबकि अपने शौक मैंने किनारे रख दिए। जैसे कॉलेज जाते हुए मैंने एक ट्रक पिक कर लिया। अपने दोस्त की मदद के लिए मैं उसका एक प्रमुख सहायक हो गया। जैसा कि आप सोच सकते हैं, मुझे यह हमेशा करने के लिए कहा जाता था। बहुत बुरी तरह से लोगों को खुश करने के चक्कर में मैं हां कहने में बहुत जल्दी करता था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पीछे से इन चलती रहती थी, क्योंकि मैं अपने शौक एवं अपनी प्राथमिकताएं रोक देता था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह आवाज हमेशा ही आती रहती थी। इस कारण मैं धीरे धीरे खुद से और उन लोगों से क्रोधित होने लग गया जो नियमित रूप से मुझसे मदद कराते रहते थे। अब चीजें नीचे की ओर आ गई थीं। हर बार जब भी मुझे किसी के लिए कुछ करने को कहा जाता, तो मैं खुद के बारे में सींचे बिना हमेशा हां बोलता। इसीलिए दूसरों की मदद के लिए मैं इतना लगा रहता था। पर हर रजामंदी के बाद मेरे भीतर एक असंतुष्टि बढ़ती जाती, जिससे मेरे भीतर कटुता और निराशा आ जाती। समय के साथ मैंने दूसरों की मदद के चक्कर में अपने शौक का त्याग करना शुरू कर दिया, जबकि मैं जानता था कि इससे मेरे भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। खुद को आरोपित करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। एक पॉइंट में मैंने यह निश्चित कर लिया कि मैंने बहुत कर लिया है। मैंने फिर दोस्तों की मदद करने की सारी प्रार्थनाओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मैंने हर प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने खुद से सोचना शुरू किया, तो मुझे इस दृष्टिकोण को समझने में अफसोस हुआ। खुद से बढ़ती नाराजगी और घृणा के कारण वह मेरा त्वरित रिएक्शन था और बहुत ही गंभीर था। अब यह मेरे बहुत वर्षों के प्रयासों और प्रयोगों का फल है कि बहुत ज्यादा गहराई से सोचने के बाद मैंने नहीं बोलने की आदत डाल ली है। लोगों को हमेशा खुश करने के दौर से खुद को दूर करने और अपनी जरूरतों व इच्छाओं की प्राथमिकता तय करने में नहीं। कहने की कला आपका सफर अच्छे से तय करेगी। इसके साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना किसी खेद के, काफी समय पहले, बिना किसी हार्डलाइन दृष्टिकोण के इसका प्रयोग कैसे करना है। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने का महत्व। एक महत्वपूर्ण चीज जो मैंने इस बीच सीखी है वह है, अपनी जिन जरूरतों की प्राथमिकता आप तय कर सकते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। यह बात समझने योग्य है। अधिकांश लोग अपने शौक के लिए काम करते हैं। वे दूसरों की प्राथमिकताओं के ऊपर अपनी प्राथमिकता रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम में से हर कोई यह सुनिश्चित करता है कि हमारी निजी जरूरतें पूरी होती रहें। कोई भी हमारे लिए यह नहीं करने वाला है। हालांकि यह जरूर है कि दूसरों की जरूरतें पूरी करने से पहले हम अपनी जरूरतें पूरी करें। हो सकता है कि इस कथन से आपको अच्छा न लगे, खासकर जब आप किसी चीज से लड़ना चाहते हैं और सब कुछ अपना देना चाहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरी तरह उपेक्षित करके जब आप दूसरों को देते रहते हैं, तो आपके भीतर की कटुता और आक्रोश निराशा की ओर ले जाती है। अगर आप खुद को परेशान करते हैं, तो यह स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा भी बन जाता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा साओ। जब मैं दूसरों के बदले अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने की सलाह दे रहा हूं, तो मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि मैं उस दूसरी जरूरत की दरकिनार करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। एकदम नहीं। आप अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और यहां तक कि अनजान व्यक्तियों को जरूरत के समय मदद भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आप अपनी प्राथमिकताएं छोड़ देते हैं। क्यों आप लंबे समय तक दूसरों के लिए इस्तेमाल की वस्तु बनेंगे जब तक आप स्वयं को महत्ता नहीं देते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बहुत जल्दी लोगों को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि आप अपना खाना भी छोड़ देते हैं, नींद त्याग देते हैं और वे सारी क्रियाएं छोड़ देते हैं जिन्हें करके आपको आनंद आता था, तो आप धीरे धीरे इतना ढक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और नाखुश रहने लगते हैं कि आपको दूसरों की मदद करने का मन ही नहीं करता। इसलिए यही कारण है
कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। ऐसा करके आपको यह स्वतंत्रता मिलेगी कि जब आप अपने लिए समय, ऊर्जा और झुकाव महसूस करेंगे, तभी आप दूसरों की जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। तभी आप हर एक समस्या का एक एक कर हल निकाल पाएंगे और इससे आप अपने खुद के स्वास्थ्य एवं खुशियों को भी अनदेखा नहीं करेंगे। याद कीजिए कि कैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स यात्रियों को एयरलाइन सेफ्टी के बारे में पहले समझाते हैं। उस पूरे घटनाक्रम में आपको यह बताया जाता है कि केबिन से दबाव हटाया जाता है। दूसरों को मास्क पहनाने की मदद करने से पहले आपको अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना चाहिए। सबसे पहले खुद की मदद करनी चाहिए, फिर दूसरों की मदद करनी चाहिए। इन निर्देशों को आत्मरक्षा के लिए प्रमोट नहीं किया जाता। एयरलाइन इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर आप अन्य लोगों की मदद कर रहे हैं तो आपको हाइपोक्सिया होने का खतरा हो सकता है। इस कारण आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। जब आप दूसरों की जरूरतों के आगे अपनी जरूरतें रखेंगे तो कुछ लोग स्वयं की खातिर आपकी मदद लेना पसंद करेंगे। वे आपसे न सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में आपको मुखर होना ही पड़ेगा। मुखर होने का मनोविज्ञान। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि आप स्पष्ट बोलने वाले हैं, पर यह सही नहीं है। मुखर होने की एक कला होती है। इस पुस्तक के संदर्भ में यह एक कला है। मुखर होने का अर्थ अपनी जरूरतों एवं चाहतों को पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना और पूरे विरोध के बावजूद अपनी जरूरतों को पूरा करना है। इसमें आप लोगों को बताते हैं कि किसी एक विषय पर आप कहां खड़े रहते हैं और उसमें विभ्रम के लिए कोई जगह नहीं होती। मुखर होने से आपका विचार प्रस्तुत करना और इस बात को पूरी तरह से प्रस्तुत करना है कि आपको अन्य किसी की बात की मान्यता या उसके अनुमोदन की कोई जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने किसी दोस्त से राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मुखर होने का अर्थ अपनी स्थिति स्पष्ट करना है, चाहे आपके मित्र की स्थिति इसके विपरीत हो। दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि आप अपने स्थानीय थिएटर में कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देख रहे हैं और आपके बगल में बैठा व्यक्ति जोर जोर से फोन पर बात कर रहा है, तो हम आगे बढ़कर यह बोलेंगे कि वह अपनी आवाज धीमी कर ले और अपना फोन बंद कर रख दे। या आपका कोई दोस्त आपको शुक्रवार को कहता है कि उसे हवाई अड्डे पर छोड़ दे, पर अगर आपकी पहले से ही कोई प्रतिबद्धताएं हैं तो आप सामने से कह सकते हैं कि आप नहीं जाएंगे। ऐसा कहने से हो सकता है कि उसे बहुत बुरा भी लग जाए। अपने मूल रूप में मुखर होना एक तरह से संप्रेषण का एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि मुखर होना कोई एक ऐसी कला नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। आप पूरे प्रशिक्षण एवं अभ्यास के साथ इसे विकसित कर सकते हैं। नहीं कहने की कला में हम आगे बढ़ने के बारे में बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे किसी और के अनुरोध को नहीं कहा जा सकता है। इस पुस्तक का यही उद्देश्य है, पर इसके साथ ही आप यह पाएंगे कि यह अकेली व महत्वपूर्ण कला नहीं, कहने की कला जीवन के हर क्षेत्र में आपको मुखर होने के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। आप जैसे जैसे और मुखर होना सीखेंगे, आपका दिमाग अपने आप बदलता जाएगा। आप दूसरों के साथ अपने विचार बांटना चाहेंगे। आप अपनी जरूरतों की चीजों को मांगने पर जोर देंगे। अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए आप कम दुविधा में पड़ेंगे तथा आप उन लोगों के लिए और बोलना पसंद करेंगे जो स्वयं के लिए बोल नहीं पाते या स्वयं बोलने में अक्षम होते हैं। यह बात तो अवश्य है। आप सरल लोगों को अपनी आवाज देते हैं तो आप और अच्छे हो जाते हैं, तथा नहीं जैसा खूबसूरत शब्द आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है। सहायता बनाम आक्रामकता से पहले यह समझना जरूरी है कि हम सहायक और आक्रामक बनने के बीच के अंतर को समझें। हम उसके अधिकांशतः समान होने के रूप में अमित हो जाते हैं, पर ये दोनों पूरी तरह से अलग व्यवहार होते हैं। किसी की अच्छे से सहायता करना बहुत अच्छी बात है। हमने जैसा पूर्व के भाग में समझा कि सहायक होने का अर्थ चुपचाप अपनी स्थिति से संवाद करने से ज्यादा और कुछ नहीं है। आक्रामक होना युद्धरत होने जैसा है। एक आक्रामक व्यक्ति इस तरह से संवाद प्रेषित करता है कि वह किसी के प्रति अशिष्ट है। वह बात नहीं मानता और यहां तक कि
खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ अलग अलग परिस्थितियों के अलग अलग व्यवहारों में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक दूसरे से सहमत न होना, सहायक होना, किसी अन्य व्यक्ति को सुनना, और फिर जब वह व्यक्ति अपना बोलना समाप्त कर ले तो फिर अपनी असहमति प्रकट करना। आक्रामक होना, किसी अन्य व्यक्ति को बीच में टोकना और उसकी बात बीच में काटकर फिर बोलना। एक ग्रुप सेटिंग में अपने विचारों को प्रस्तुत करना। सहायक होना, किसी ग्रुप की बातों में शिरकत करना, अन्य लोगों को भी उनके विचार बांटने देना और फिर सभ्य तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने देना। आक्रामक होना, किसी भी दल के विचारों पर प्रभावी रहना, अन्य लोगों के ऊपर बोलना और फिर उनकी भावनाओं का ख्याल रखे बिना उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना। किसी पिकबर हॉल में चुप्पी देखना। सहायक होना, आप फिल्म का आनंद ले सको, इसके लिए गलती करने वाले को उसकी आवाज नीची करने के लिए कहना। आक्रामक होना, गलती करने वाले को उसकी आवाज नीची करने के लिए कहना और उसके सहायक नहीं होने पर उसे लड़ने के लिए धमकाना। स्टारबक्स में किसी ड्रिंक के अच्छी तरह से तैयार नहीं किए जाने पर फिर से एक ड्रिंक की मांग करना। सहायक होना, बरिस्ता में अपनी समस्या को विस्तार से बताना, जैसे आइस्ड मोचा में बहुत सारी चॉकलेट सिरप डालना और आंखें में मिलाकर उस ड्रिंक को उसे फिर से ठीक से बनाने के लिए कहना। आक्रामक होना, वरिस्ता को उसकी गलती के लिए गाली देना और उसे घूरते हुए फिर से उस ड्रिंक को ठीक करके उसे बनाने के लिए कहना। जब कोई मदद मांगे तो उसे मना कर देना। सहायक होना, किसी चीज को सीधे से मना कर देना, मदद मांगने वाले को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता देना। आक्रामक होना, मदद मांगने वाले को जोर से नहीं बोलना और उसकी मदद के लिए उसे डिसमिस कर देना या उसे कम महत्व देना। आपको एक आइडिया मिल जाना। आक्रामकता एक प्रकार का आवेग है। एक आक्रामक व्यक्ति शत्रुतापूर्ण तरीके या बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार करता है और बाद में ऐसा करने में पछताता भी है। उसी के बदले सहायता करने वाला व्यक्ति बहुत सोच समझकर, विचार कर और भलीभांति तैयारी करता है। एक समझदार व्यक्ति बहुत स्पष्टता के साथ दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपनी स्थिति के बारे में बताता है। आक्रामक व्यक्ति बहुत तेज बोलता है, उसके विचार पहले से तय होते हैं और वह अपने में ही एब्जॉर्ब होता है। एक समझदार व्यक्ति बहुत ही शिष्टता के साथ अपने विचारों को रखना जानता है, पूरी शालीनता से नहीं। कहना नहीं कहने की कला सिर्फ ये नहीं है कि समय के साथ आपके अनुरोधों को रद्द करते जाए, ये तो कोई भी कर सकता है। यहां तो उद्देश्य यह है कि किसी तरह से दोषी हुए बिना नहीं कहने की कला सीखते जाना है। इसका अर्थ घोड़ी शालीनता का इस्तेमाल करना भी है। आप ही बताइए कि आपको यह परिदृश्य ठीक सा लगता है। आप उन्मादी है, आपके पास बहुत सारा काम है और इतने कम समय में आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे चीजें और खराब हो जाएंगी, आपका फोन बजता रहेगा और आप अपने रास्ते से दूर होते जाएंगे। इस सारी समस्या में एक चीज जो शामिल होगी वह है कि लोग आपको ऑफिस पहुंचने से पहले रोकते रहेंगे। संक्षेप में बात यह है कि आप इससे पूरी तरह से परेशान व व्याकुल होंगे। उस मौके पर एक अन्य कर्मचारी आपके कार्यालय में आता है। वह चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें क्योंकि वह आपकी परेशानी और मानसिक स्थिति से अनजान है। वह इससे चकित हो जाता है। आप पूरे दिन लोगों को हाँ कहते रहते हैं और आप इससे अब परेशान हो गए हैं। इससे ज्यादा आप अपने आप से परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप लगातार अपने सहयोगियों की जरूरतों को पूरा करते रहते हैं, जिससे कि आपकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। आपका सहयोगी आपके कार्यालय में पहुंचता है और आपसे पूछता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप उसे घूरकर देखते हैं, अपनी भौहों को तानते हैं और दांतों को पीसते हैं तथा फिर नाक से आवाज निकालकर कहते हैं, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं व्यस्त हूं? आपके सहयोगी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वह निःशब्द होकर आपके कार्यालय से निकल जाएगा। वह जाने से पहले और मुंह बनाने एवं बड़बड़ाने से पहले जरूर कहेगा, अरे मुझे माफ करना। तुम उसे जाते हुए देखोगे और फिर तुरंत उसके लिए खुद को दोषी मानोगे। इस परिस्थिति में तुम नहीं कहने में सक्षम रहे। तुमने
अपने सहकर्मी की सहायता करने से सफलतापूर्वक तुरंत मना कर दिया, पर जिस तरह से तुमने उसे मना किया, उससे उसकी भावनाओं को आघात पहुंचा होगा, उससे नाराजगी हुई होगी, और फिर बाद में इससे निकलने वाले गलत विचार तुम्हें परेशान करते रहेंगे। मुझे यह कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि यह स्थिति मेरी अपनी जिंदगी में भी आई। जब मैं लोगों को खुश करता रहता था, तब बहुत बार मैं बहुत जल्दी भाव विश्वल हो जाता था और अपना आपा खो बैठता था। मैं गुस्से में आ जाता था और उस बुरे समय में जो भी मेरे सामने आ जाता था, वह ही मेरे गुस्से का शिकार हो जाता था। फिर मैं हमेशा उसके लिए पछताता रहता था। नहीं कहने की कला आपको एक बेहतर रास्ता दिखाएगी। जिस समय तक आप इस पुस्तक को पूरा कर लेंगे, फिर आपको वे सारी कलाएं व तरीके पता होंगे जिनसे आप नहीं कह सकते हैं, और उसके लिए किसी भी प्रकार के पश्चाताप की जरूरत नहीं होगी। नहीं कहने की कला में आप क्या सीखेंगे? नहीं कहने की कला 4 चरणों में आयोजित होती है। मेरे विचार से हर भाग बहुत जरूरी है। जीवन का हर भाग सीखने का एक नया व महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जैसे कि अपनी सीमाएं कैसे बांधनी चाहिए और पूरे आत्मविश्वास एवं तरीके से बोलना चाहिए। इसके आगे हर भाग पहले वाले भाग से बनता है। हर भाग में इसके तत्व बढ़ते जाते हैं और इससे इसकी आधारशिला में उनमें ताकत आती है जो इसे फॉलो करते हैं। जब आप नहीं कहने की कला नामक पुस्तक पढ़ना पूरी कर लेंगे, तब आप 2 महत्वपूर्ण चीजों को सीख जाएंगे। पहला, आपको यह पता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति की अपील को मना करना कितना मुश्किल होगा। दूसरा, आप यह जानेंगे कि स्वयं को दोषी माने बिना आप इसे कैसे कर सकते हैं, और इससे दूसरों के मन में आपके प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा। यहां पर आपके लिए जल्दी में दिया गया एक वर्णन है, जिससे पता चलेगा कि नहीं कहने की कला कैसे विकसित की जा सकती है। हम पहले भाग के अंत की ओर हैं। हमने अपने विचारों की पृष्ठभूमि एवं तैयारियां पूरी कर ली हैं, और वह इस प्रकार है। मैंने अपना इतिहास बता दिया है कि मैं 2 कारणों से लोगों को खुश करने वाला था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपनी निराशा के बारे में बताना चाहता था कि कैसे अपने आप को प्राथमिकता देने के बदले मैंने दूसरों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि कैसे आप उस निराशा को समझ सकते हैं। दूसरा, मैं यह बताना चाहता था कि आज आपको नहीं बोलने में चाहे जितनी दिक्कत आएगी, पर आगे आप इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे। अगर मैं यह कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले अध्याय के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब